प्रहार में आज सबसे पहले बात बंगाल में हुए बड़े रेल हादसे की। सवाल यही है कि आखिर कब सुरक्षित होगी रेल यात्रियों की जान। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से 50 यात्री घायल हैं। इस हादसे से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट यह है कि शुरुआती जांच के मुताबिक यह हादसा मालगाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी रेलवे सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पहले वॉर रूम में बैठक की। इसके बाद वो घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अश्वनी वैष्णव दिल्ली से प्लेन से बागडोगरा एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहां से सड़क मार्ग से घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर रंगपानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच में हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई, जबकि ट्रेन की 2 और बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रेन अगरतला से सियालदाह जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी, पटरी पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ रही मालगाड़ी ने पीछे से इस ट्रेन में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मालगाड़ी का पीछे वाला जो हिस्सा है, मालगाड़ी जब पीछे वाले हिस्से से टकराई एक्सप्रेस के, तो जो पीछे वाली बोगी थी वो मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गई। 2 और बोगियां हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब आलम यह है कि काटकर बोगियों को, पैसेंजर्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो देखिए हादसा कितना भीषण है और ये हादसा हुआ कैसे, ये अगर आपको समझना है तो हम आपको एनिमेशन के जरिए समझा रहे हैं। ये लाल कलर की जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये है कंचनजंगा एक्सप्रेस। पीछे से ये मालगाड़ी उसी पटरी पर आ जाती है जिस पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस पैसेंजर से भरी हुई खड़ी हुई थी। रफ्तार तेज थी, यहां पर टकराव होता है, यानी कि ये मालगाड़ी सीधे तौर पर कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले हिस्से से टकराती है। पीछे वाली बोगी इस तरीके से इंजन के ऊपर चढ़ जाती है, बाकी ये दोनों जो बोगियां हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस टक्कर का प्रभाव मालगाड़ी पर भी पड़ता है और मालगाड़ी के भी जो हिस्से हैं या जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो भी डिरेल हो जाते हैं और मालगाड़ी में सवार जो सामान है वो भी पूरी तरीके से तितर बितर हो जाता है। अभी तक जो जानकारी मिली है, कंचनजंगा एक्सप्रेस में जितने भी लोग सवार थे, पीछे वाली बोगियों में जितने लोग सवार थे, उनमें से 8 कैजुअलिटी अभी तक हो चुकी है, यानी कि मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है और जो घायल हैं उनकी संख्या तकरीबन 50 बताई जा रही है, जिन्हें आसपास के इलाकों में अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में हादसा कब, कहां, कैसे हुआ, आइए आपको यह भी बताती हूं। यह हादसा हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस में, मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। अब ये कहां हादसा हुआ, तो रंगपानी निजबाड़ी के बीच में हादसा हुआ है, जब पटरी पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। ये ट्रेन कहां जा रही थी, ये ट्रेन अगरतला से सियालदाह जा रही थी और इसी बीच में ट्रेन रुकी हुई थी। मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। 2 पैसेंजर और एक पार्सल बोगी कंचनजंगा एक्सप्रेस की डैमेज हो गई है, बुरी तरह से डैमेज हुई है। हालात भयावह हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई। लोकल्स ने शुरुआत में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जानकारी रेलवे तक पहुंची, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे हादसों में यही होती है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। अब देखिए जरा ये तस्वीर, कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक डिब्बा यानी कि बोगी, ये मालगाड़ी का इंजन है, उसके ऊपर आपको हवा में लटका हुआ नजर आएगा। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये बोगी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है और इसके अंदर पैसेंजर्स फंसे हो सकते हैं। उन्हें ही बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ये मजबूत लोहे की शील्ड होती है तो इसे तोड़कर अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है और इससे अंदर पैसेंजर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। तो गैस कटर से काट कर अंदर घुसने की कोशिश रेस्क्यू दल करते हैं और फिर पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाता है। पैसेंजर्स की मदद के लिए जो आसपास के इलाके हैं वहां प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस जो हैं वो मौके पर खड़ी हुई हैं। ताजा अपडेट ये है कि इस स्थिति का जायजा लेने के लिए, इस मौके के लिए, इस घटना स्थल के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव रवाना हो चुके हैं और वो यहां पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये 2 ट्रेन के डिब्बे सामान की तरह, तिनके की तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। ये मालगाड़ी के डिब्बे हैं।
जब मालगाड़ी ने टक्कर मारी कंचनजंगा एक्सप्रेस में तो नुकसान मालगाड़ी को भी हुआ है, लेकिन चूंकि मालगाड़ी में पैसेंजर्स नहीं होते हैं तो यहां सिर्फ आप कह सकते हैं कि सामान को नुकसान हुआ है, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस में पैसेंजर्स सवार थे, इसलिए जान माल का नुकसान हुआ है। कई लोगों के हताहत होने की खबर, कई लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। आप देखिए कैसे यहाँ पर पूरी की पूरी जो बोगियां हैं वो बिखरी हुई हैं, जो पहिए हैं रेलगाड़ी के वो बिखरे हुए हैं, डीरेल किस तरीके से हुई है पूरी की पूरी मालगाड़ी, वो भी आप देख सकते हैं। अब जो वहां पर पुलिस वाले मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन मौजूद है, उसका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। We have already rescued them with their luggages এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और हमारा नाम एमडी यूनुस। क्या हुआ था दादा, क्या आपको क्या पता चला है? क्या पता चला, अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है, अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। अच्छा, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है अभी? अभी तो हम लोग नहीं दिख रहा है, अब लोग दिखाए। हाँ, दिख रहा है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे होगा, अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ है। अचानक आवाज हुआ, हम लोग गाँव के हम लोग गाँव से आए हैं। तो ये कुछ देर पहले के बयान हैं, जब हादसा हुआ ही हुआ था और उस वक्त जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना था कि बहुत तेज आवाज हुई थी और आवाज सुनकर ही आसपास के गांव के जो लोग थे उन्होंने मौके पर पहुंचना शुरू किया था और उनकी मदद से शुरुआत में लोगों को बाहर भी निकाला गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू दल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अनामिका गौर मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, बताइए जरा स्थिति कितनी क्लियर हो पाई है, कितनी संख्या अभी तक है जो घायल है, या कैजुअलिटी की कितनी संख्या है फिलहाल? देखिए प्राची, हम आपको अपडेट दे दें, जो बंगाल का उत्तर रेलवे मेडिकल कॉलेज है, अभी तक वहां पे 6 शव पहुंच चुके हैं और 30 घायलों को इस समय वहां पे लाया गया है। लेकिन कुछ अभी ऐसी बॉडीज़ है जो ऊपर का हिस्सा बोगी का ऊपर हुआ है उसमें फंसी हुई है, जिसे गैस कटर के माध्यम से काटा जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो घायलों का आंकड़ा है वो 100 भी पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत संख्या में यात्री उस कंचनजंगा एक्सप्रेसवे में ट्रैवल कर रहे थे। और इस समय हम मौजूद है रेल भवन के सामने, जहां पे वॉर रूम बनाया गया है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहीं थे, जो अभी बागडोगरा के लिए निकल चुके हैं। वहां से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो घटना स्थल पे जाएंगे, जहां पूरा जायजा लिया जाएगा कि क्या स्थिति है। और इस समय जो रेलवे के रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं वो वॉर रूम से मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है कि कितनी टीमें जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची है, कितनी एम्बुलेंस चलाई जा रही है। और जो यात्री आगे की बग्गी में थे, जो अपना सामान लेके उस जगह पे मौजूद है, उनके लिए 10 अलग से ऐसी स्पेशल बसें चलाई जा रही है जो उनको उनके आगे के गंतव्य में पहुंचाने के लिए मदद करेंगी। कैंप भी सेटअप कर दिए गए हैं, क्योंकि इस समय वहां पे मौसम खराब है, तो ऐसे में लोगों की और परेशानी ना बढ़े। जो लोग सुरक्षित है उन्हें उन कैंप्स पे ले जाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि जो 2 बग्गी हैं ऊपर, उन्हें कैसे काटा जाए। पहले उनको गैस कटर से काटा जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ये कवायद कर रही है कि जल्द चुनौतियां बहुत सारी हैं और इन चुनौतियों के बीच सबसे ज्यादा जो चिंता है वो इसी बात को लेकर है कि कैसे रेस्क्यू होगा और जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंच पाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बंगाल रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल अफसरों से बात की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पीएम ने बाकायदा एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और यह भी सुनिश्चित किया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके
मौके पर पहुंच रहे हैं। लोगों तक जल्द से जल्द जो राहत का सामान है वो पहुंचाया जाएगा, लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है और इस हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। साथ ही इस बात की जानकारी भी दे दी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मौके पर भेजा जा रहा है। वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर पहुंचकर वो हालात का खुद जायजा लेंगे। पहले वॉर रूम से इन हालातों पर नजर अश्विनी वैष्णव बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही स्थिति धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हुई और ये पता लगने लगा कि चुनौती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो अश्विनी वैष्णव मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। आप याद कीजिए जब बालासोर में हादसा हुआ था उस वक्त भी मोर्चा संभाला था अश्विनी वैष्णव ने और वो पूरी रात घटनास्थल पर मौजूद रहे थे। ये देखिए, ये वो एक्सपोस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने किया है और इस रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों से बात हुई है इस सिचुएशन को लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और जो रेलवे मिनिस्टर हैं यानी कि अश्विनी वैष्णव वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस रेल हादसे ने एक बार फिर कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल रेल यात्रियों की सुरक्षा का खड़ा हो गया और सवाल यह है कि किसकी चूक थी जिसकी वजह से अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सवाल सिर्फ रेल यात्रियों का नहीं बल्कि कटघरे में वो सिस्टम भी है जिसमें लीकेज की वजह से बार बार लीक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वक्त जहां देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल चल रहा है, पेपर लीक के आरोप साबित हो रहे हैं, वहीं यूपी में अब पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के लिए गले का फंदा तैयार कर लिया है। दरअसल यूपी में पेपर लीक पर नया कानून जल्द आया जा रहा है और इस कानून में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस नए कानून का मसौदा बनकर तैयार है और जल्द ही विधानसभा में इसको लाया जाएगा और इसके तहत जो जानकारी सामने आ रही है कि सख्त कानून होगा। पेपर लीक पर जो नया कानून लाया जाएगा इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है, 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। योगी सरकार में पेपर लीक में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यानी देश में नीट परीक्षा पर छिड़े बवाल के बीच यूपी में पेपर लीक पर नए कानून की आहट सुनाई दे रही है। मतलब साफ है कि योगी सरकार पेपर लीक माफिया को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी ने 8 जून को एक्स पोस्ट पर नए कानून का ऐलान भी किया था और लिखा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था वो अब कानून की शक्ल लेता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों का गुस्सा सरकार को भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं डैमेज लोकसभा चुनावों में भी इस पेपर लीक का हुआ है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सीएम योगी पेपर लीक को लेकर काफी सख्त हैं। यूपी सरकार किसी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। सर, योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। कोई उत्तर प्रदेश में अगर नकल कराने या करने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्ती से निपटेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक हमेशा हमने उत्तर प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के नियत के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारा जो युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। परीक्षाएं सुचारू रूप से हो, नकल विहीन हो, पारदर्शी हो और परीक्षा में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस कोई ना कर पाए, इसके लिए हमेशा हमारी योगी सरकार सजग है। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा नकल माफियाओं के खिलाफ और संपत्ति बिक्री की जाएगी, यानी कि नजीर बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से हमने उत्तर प्रदेश को एक विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देता हुआ प्रदेश, नौजवानों के इरादों को मजबूत करता हुआ प्रदेश बनाया है और यकीनन उत्तर प्रदेश को हम नौजवानों के लिए एक बेहतर प्रदेश बना रहे हैं और इनके विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार वो ज़रूर करेगी। तो पेपर लीक मामला उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला बना, विपक्ष ने उसे उठाया, भुनाने की कोशिश की, इसका नुकसान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब यूपी में पेपर लीक पर नया कानून क्यों लाया जा रहा है और इसी वक्त क्यों लाया जा रहा है, आइए आपको समझाते हैं। यूपी में पेपर लीक के बढ़ते मामलों से युवा वर्ग में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस तरफ इशारा करते हैं। कई सीटों पर हार की वजह पेपर लीक पर हुआ बवाल भी है। पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी बढ़ी, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और इस मामले को विपक्ष ने लपका था।
सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया था और सरकार को इसका नुकसान भी हुआ, बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। कई ऐसी सीटें हैं जो हार की वजह इस मुद्दे की वजह से हो गई, यानी कि कई सीटों पर पेपर लीक की वजह से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। ऐसे में जरूरी यह है कि पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उन पर सख्ती की जाए और एक ऐसा कानून लाया जाए जो कानून उन पर सख्ती करेगा। अब कानून कैसे बनेगा यूपी में पेपर लीक पर, आइए आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि नकल रोकने के कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। स्टेप नंबर 2 ये है कि न्याय विधि और गृह विभाग इस पर काम करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 3 ये है कि मसौदा सीएम के सामने रखा जाएगा, सीएम इस पर फाइनल अपनी मुहर लगाएंगे। दोनों विभाग सीएम योगी के पास हैं और सीएम योगी नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 8 जून को ही सीएम योगी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और ये कह दिया था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेहतर तरीका यही है कि कानून लाया जाए और इन नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाए। योगी सरकार की तैयारी है कि कानून बेहद सख्त हो। क्या होगा प्रावधान पेपर लीक पर बने कानून में? अन्य राज्यों से कड़ा कानून होगा, दूसरे राज्यों के कानून से इसकी तुलना की जाएगी, अधिकतम दंड की सीमा इस कानून में उत्तर प्रदेश में तय की जाएगी, जुर्माने की रकम भी डिसाइड की जाएगी। गृह विभाग की बड़ी भूमिका इस कानून को लाने में होगी। मसौदा तैयार करने वाली टीम भी काफी अहम होने जा रही है। इस कानून में जो आप देखेंगे वो ये है कि इस कानून में सजा को अधिकतम किया जाएगा और जुर्माना भी ज्यादा से ज्यादा वसूला जाएगा, ताकि नकल माफियाओं के जो मंसूबे हैं, जो पेपर लीक करने वाले लोगों के मंसूबे हैं, उन्हें तोड़ा जाए, उस पर वार किया जाए। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए कैसा होगा इस कानून का स्वरूप और कितनी जल्द यूपी में लागू होगा, बनकर तैयार हो जाएगा? प्राची, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, उसमें जो युवा वर्ग की नाराजगी थी वो भी इसमें एक बड़ी वजह थी, जो पेपर लीक हुए थे और जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा दिखा था। लेकिन योगी सरकार की अगर बात कर लिया जाए प्राची, तो योगी सरकार जब से ARO परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था और उसके अलावा पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हुआ था, उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 2 महीने पहले ये आदेश दे दिए थे कि उत्तर प्रदेश में छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परीक्षाओं की जो सूचना है उसको कोई भी भंग करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। यही वजह है कि ARO परीक्षा के जो आरोपी हैं वो पकड़े गए। पुलिस भर्ती परीक्षा के आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस दूसरे राज्यों को पकड़ कर लाई और अब ये माना जा रहा है कि जो मसौदा है, जो कि न्याय विभाग और गृह विभाग ने मिलकर तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा और आखिरी जो फाइनल मुहर होगी वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई जाएगी, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, 1 करोड़ रुपए का जो हर्जाना होगा वो वसूला जाएगा और आर्थिक जो हर्जाना वसूला जाएगा उसके लिए प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर आरोपी इस मुआवजे को नहीं दे पाएंगे, इस हर्जाने को नहीं दे पाएंगे तो उनकी संपत्ति को सीज किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य का नुकसान होता है, बच्चों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है और इसी दिशा में यूपी सरकार कदम भी उठा रही है। शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी तक ये कहा जाता है कि पेपर लीक के आरोपी आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं क्योंकि कानून कुछ इस तरीके का है। यूपी में साल 1998 में बने कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 1 से 7 साल तक की सजा होती है और सिर्फ 10,000 का जुर्माना आरोपियों से वसूला जाता है। ये वो एक्ट है जो 1998 में बना। इसमें सजा 1 से 7 साल तक की है और 10,000 रुपए का जुर्माना उन लोगों से वसूला जाता है जो नकल माफिया होते हैं या फिर जो पेपर लीक करते हैं। अब जो नया कानून बनने जा रहा है पेपर लीक पर, केंद्र का कानून क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। केंद्र का कानून ये कहता है कि अगर आप इस जुर्म में संलिप्त पाए जाते हैं तो आप 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है, अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना वसूला जा सकता है। ये बिल लोकसभा में पास है। तो ये केंद्र का कानून है जो इन पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए बनाया गया है, जो बिल लोकसभा में फिलहाल पास है। अब यूपी में 7 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं। परीक्षा यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 में पेपर लीक हुआ, ये यूपीएससी की परीक्षा थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये पेपर लीक हो गया। अब तारीख 25 से 26 जुलाई 2017 का मामला है। जुलाई 2018 भी, 17, 18 फरवरी 2024 में पेपर लीक हुआ।
अब देखिए, इस परीक्षा की अगर आप बात करेंगे, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 की, तो वैकेंसी 3307 थी, जबकि आप यूपीएससी परीक्षा की बात करेंगे तो 14 विभागों को लेकर थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अगर आप बात करेंगे, जिसका पेपर 17-18 फरवरी को लीक हुआ था, 60,244 इसमें वैकेंसी थी। तो ये 3 मामले अभी तक उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और इसी पर अब नकेल कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ यूपी में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ नीट का मामला भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। 13 दिन पहले नीट का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक आए, जिसके बाद एनटीए और नीट एग्जाम पर सवाल उठने लगे। रिजल्ट भी शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले दे दिया गया था। इसके बाद छात्र सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। छात्र लगातार एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार या एनटीए इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने एनटीए में सुधार की गुंजाइश भी बताई है। नीट एग्जाम कैंसिल करने पर अड़े छात्रों और पेरेंट्स को भरोसा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले चाहे जितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक के आरोपों में घिरे एनटीए को 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। उससे पहले शिक्षा मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान लगातार बदलते रहे। पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए थे तो एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी, फिर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, और अब एनटीए में सुधार की बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं। पटना में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, गोधरा में सेंटर मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिक्षा मंत्री अब ये मान रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई है। पहले उन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मामला सब जुडिशियस है, अच्छा काम कर रहा है एनडीए। लेकिन अब यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि 2 जगह पर गड़बड़ियां हुई हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनटीए में सुधार की जरूरत है। देखिए, स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है, और 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर सामने आ चुका है कि गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन। देखिए, 4 मई को पटना में पेपर लीक और गोधरा में सेंटर मैनेज की खबर सामने आई। 4 जून को शेड्यूल से 10 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया। 5 जून को इस रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 9 जून को एनटीए ने जांच कमेटी गठित कर दी। बच्चों की शिकायत के बाद ये जांचने की कोशिश की गई कि गड़बड़ी कहां पर हुई है। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को हटा दिया और बच्चों को दोबारा अपीयर होने के लिए कहा गया। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस मिला। 16 जून को सरकार ने माना कि 2 जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं। 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वर्डिक्ट देगा, लेकिन 6 जुलाई को जो होने वाली काउंसलिंग है उस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है। बिहार से खबर आई है, वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए।
ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था